हेलो राज, गुड आफ्टरनून। अभिषेक कहाँ है भाई आज? नहीं, हाउ वुड यू हैव एन आइडिया, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। आई आर राज, आई थिंक सर पढ़ाएंगे, जतिन सर वुड टेक, बट अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। मैं आपको पेपर 1 पढ़ाऊंगा पूरा। तो पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एंड आई होप दैट आप लोगों ने ये जर्नी इन्जॉय भी करी हो। मैंने तो बहुत की है, मेहनत भी बहुत करी है, आप लोगों ने भी मेहनत बहुत करी है। बट आईआर का अभी तो आप लोग प्रीलिम्स पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या करेगा, कौन करेगा, ठीक है, उसके लिए। लेकिन बी रेस्ट अश्योर्ड, जो भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे ही टीचर होंगे, उसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, डाउट की बात नहीं है। मेरे से भी अच्छे ही टीचर पढ़ाएंगे, और सर अगर पढ़ाएंगे तो फिर उसमें तो आपको पता ही है सर का तो। और एंड डिस्पाइट एवरीथिंग, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आईआर से रिलेटेड भी, अगर कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, सो डोंट वरी। आप लोग तो बिल्कुल अपने जैसे हो, तो अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा और कोई और पढ़ा रहा होगा, या सर भी पढ़ा रहे होंगे, कभी कभार क्या होता है किसी किसी के पढ़ाने का तरीका आपको नहीं समझ में आता। अब लकीली आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ठीक लगा, तो यू गाइज इन्जॉयड। लेकिन अगर पेपर 2 में ऐसी कभी आपको कोई दिक्कत आती है कि जो पढ़ा रहा है उसका तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है, या तरीका समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। पेपर 1 के जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे कंफर्म वो कर सकते हो, मेल कर देना, मुझे मेल कर देना, ठीक है, तो वो कर लेंगे अपन। नहीं तो नंबर ले लेना मेरा, यार मैं कौन सा कुछ ऐसा नहीं है, नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को, तो नंबर जो है आप सेव कर लेना। और कांटेक्ट का यही है, मेल पे हो जाएगा, नहीं तो फ़ोन पे हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो तो कर लेंगे अपन जैसा भी रहेगा। मेरा नंबर तो अवेलेबल है हर जगह वैसे भी, बट मैं आपको भी दे दूंगा, और तब आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो आप यार, बिल्कुल पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ये सब की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। कांटेक्ट तो अगर नहीं भी होंगे ना, तो भी हम आपके घर आके आपको बता देंगे, कोई लोड नहीं है उसमें तो। और वैसे भी तुम तो रहती भी इतनी खूबसूरत जगह पे हो, जंगलों में और हाथी और मोरों के बीच में, आई स्टिल रिमेंबर, तो वहाँ तो आना बहुत अच्छी बात होगी ठीक है। तो लाइक अब ये जुडिशियल रिव्यू हम पढ़ लेंगे, जुडिशियल रिव्यू के साथ ही थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सब आपको सर ऑलरेडी पढ़ा ही रहे होंगे पॉलिटी में, तो कोई ज़्यादा पढ़ने की इसमें बात नहीं है। बाकी इसके बाद लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2-3 टॉपिक बचते हैं। इन 2-3 टॉपिक्स से, और पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो कल की रहेगी वो पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की रहेगी, बिकॉज दैट इज़ वन एरिया जहाँ से क्वेश्चंस सही में पूछे जाते हैं, जहाँ से सही में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं हमारे, चाहे वो लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल हो या वो हो, तो वो ऑलमोस्ट जीएस है, उसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए, ताकि कुछ छूटे ना हमसे, तो इसलिए मैंने वो क्लासेस रखी हैं। संडे को वी वुड बी हैविंग 2 क्लासेस, तो संडे को वी वुड बी एंडिंग दिस जर्नी ऑफ आवर्स, अ ब्रीफ जर्नी। हम 12 फरवरी से हम लोग साथ में हैं, और ऑलमोस्ट 12 अप्रैल को हम लोग ये जर्नी एंड करेंगे, सो दैट्स अ गुड साइन। हमने जल्दी कवर किया सब कुछ, बीच में काफ़ी सारी छुट्टियां भी रहीं, और फरवरी का महीना छोटा भी होता है,
और बीच में 10-15 दिन मेरा भी काम इम्पोर्टेंट था, नहीं तो अभी तक ख़त्म हो जाता। ठीक है, अरे बिल्कुल बिल्कुल, चंडका दमापारा, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, चंडका दमापारा सैंक्चुरी बिल्कुल विज़िट करेंगे आपके साथ हम। और यही क्या, आप लोग आगे भी बहुत आगे बढ़ेंगे और लबासना वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे तो और भी वैली ऑफ फ्लावर्स और सब कुछ मिलेगा आपको। खैर, कमिंग बैक फ्रॉम दी ख्वाबों की दुनिया टू दी रियलिटी की दुनिया, जहाँ पे हमें जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या पता है आप लोगों को, बताइए। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप क्या जानते हैं? पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन एनी लॉ, बाय लॉ, एक्ट्स, ठीक है, ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू कहाँ मेंशन है, ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में वेयर डज दिस टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन, कहाँ पे है? भूल गया सर, अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि है जुडिशियल रिव्यू मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, है कि नहीं है ये बता दो। चलो आर्टिकल छोड़ दो, कहाँ मेंशन है मतलब कहाँ, तो अब आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, बट आप ये बता दो जुडिशियल रिव्यू मेंशन है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए लिखिए, ये मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट कहीं भी आपको जुडिशियल रिव्यू का टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखिए, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू means the power of judiciary, judicial review means, judicial review means the power of judiciary
Judicial review means the power of judiciary Judicial review means the power of judiciary to pronounce upon the to pronounce upon the to pronounce upon the to pronounce upon the constitutional validity of the acts constitutional validity of the acts constitutional validity of the acts ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब ये ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू केवल पब्लिक अथॉरिटीज पे लग सकता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लग सकता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, full stop, full stop. In any democratic society, in any democratic society, in any democratic society, comma, judicial review is the judicial review is the judicial review is the soul of the system, soul of the system, soul of the system, because without it because without it because without it democracy and rule of law cannot be maintained, because without it democracy and rule of law democracy and rule of law cannot be maintained, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखेंगे जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया is an integral part of the constitution. Judicial review in India is an integral part of the constitution, is an integral part of the constitution and constitutes the constitute the basic structure of the constitution, basic structure of the constitution full stop. The concept itself has been, मतलब the concept of judicial review. Good afternoon Abhishek, we were just discussing about you. कहाँ थे तुम? सुबह भी नहीं थे यहाँ पे। लिखिए the whole law of judicial review, the whole law of judicial review
the whole law of judicial review has been developed by judges, on a case to case basis, on a case to case basis, on a case to case basis. Consequently, making the right of seeking judicial review, consequently making the right to seek judicial review डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल केस। इसका मतलब ये है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, वेयर यू कैन से दैट दिस माय राइट हैज बीन वायलेटेड एंड आई वांट इट टू बी इन्फोर्स्ड। ऐसे आप जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट की तरह मेंशन नहीं है। इट इज़ जस्ट अ जुडिशियल इनोवेशन, और इसीलिए ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, consequently the right to seek justice or right to seek judicial review depends upon the facts of individual cases, individual case, full stop। फिर लिखेंगे दो द टर्म जुडिशियल रिव्यू, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे दो द टर्म जुडिशियल रिव्यू, though the term judicial review does not find mention in our constitution, though the term judicial review does not find mention in our constitution। अरे भाई साहब क्या हो गया, तबीयत ठीक रखो यार, तबीयत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत किया करो, तबीयत अपनी ठीक रखो, एकदम चकाचक। अब तो प्रीलिम्स पास आ रहा है, बिल्कुल चकाचक रखो तबीयत अपनी, तबीयत से कोई भी खिलवाड़ नहीं। Though the term judicial review does not find mention in our constitution, this power has been derived by the judiciary. This power has been derived by the judiciary from various provisions। फिर फर्स्ट प्रोविजन लिखेंगे, फर्स्ट प्रोविजन में लिखेंगे फर्स्टली जुडिशरीज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरीज पावर टू interpret the constitution and specially interpret the constitution and specially the limits on fundamental rights vis-a-vis Article 13 subclause 2 vis-a-vis
vis-a-vis Article 13 subclause 2, which that suggests that any law contravening the fundamental rights, any law contravening the fundamental rights would be declared void. Would be declared void. Would be declared void. Full stop. It is the duty of the Supreme Court. It is the duty of the Supreme Court. It is the duty of the Supreme Court It is the duty of the Supreme Court to safeguard and protect the fundamental rights of people, to safeguard and protect the fundamental rights of people and thus it is invested with the power of judicial review under article Article 32 and to interpret the Constitution नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट्स पावर of judicial review extends to constitutional amendments full stop।
इसका मतलब क्या है, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब ये है दैट, आगे लिखो, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन Parliament can amend the constitution under Article 368, under Article 368, under Article 368, but such amendments should not take away, yeah, such amendments should not violate, such amendments should not violate the basic structure of the constitution, the basic structure of the constitution। इसी के आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है PIL का, वो भी लिख लो। ये सब मैं एक साथ समझा दूंगा, इसमें समझाने कुछ है भी नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी विल डिस्कस इट। अभी लिख लो PIL, लिखो PIL, हेडिंग लिखो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिखेंगे PIL ऑल्सो नोन एज सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, public interest litigation also known as social interest litigation is a socio-economic movement, is a socio-economic movement is a socio-economic movement generated by the judiciary, generated by the judiciary, generated by the judiciary generated by the judiciary to reach justice or to provide justice, to provide justice provide justice especially to the weaker sections of the society, specifically to the weaker section of the, to the weaker sections of the society, full stop। Full stop। The idea came from सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे आतियो पॉपुलारिस, आतियो ATIO आतियो, फिर स्पेस देके पॉपुलारिस POPULARIS सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। द आइडिया केम फ्रॉम आतियो या आतुओ या जो भी आप इसको कहना चाह रहे हो, आरटीओ कहना चाह रहे हो, आतियो पॉपुलारिस ऑफ द रोमन जूरिस्प्रूडेंस
of the Roman jurisprudence comma which allowed court access to which allowed courts access to which allowed court access to court access to every citizen in matters of every citizen in matters of every citizen in matters of public wrong matters of public wrongs full stop। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से द पर्पज ऑफ PIL इज नॉट द एनफोर्समेंट ऑफ राइट। अभी आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बट सुनिए। द पर्पज ऑफ PIL the purpose of PIL is not the enforcement of the rights. The purpose of PIL is not the enforcement of the rights of one person of one person against the other but to reach justice या but to provide justice reach मत लिखना but to provide justice to the deprived sections of the society इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि PIL का जो काम होता है वो किसी इंडिविजुअल की राइट का एनफोर्समेंट नहीं होता है, वो एक पब्लिक गुड या सोशल गुड के लिए किया जाता है। मतलब कलेक्टिवली अगर एक साथ कई लोगों के राइट्स का कोई वायलेशन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्डनेस और बिकॉज दे वर नॉट अवेयर एंड बिकॉज दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू जुडिशरी, अगर कोई थर्ड पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट में उस ग्रुप के लिए जुडिशरी में जाती है तो इसको PIL समझा जाएगा, ना कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान। समझ रहे हो? किसी इंडिविजुअल के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जुडिशियल रिव्यू यूज नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू हमेशा फॉर द एनफोर्समेंट फॉर द जस्टिस टू अ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स हो गए या फिर इसमें जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हो गए हमारे, ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखेंगे अगला पैराग्राफ, द कोर्ट इज नॉट एक्सरसाइजिंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। द कोर्ट, अब आपको ऐसा नहीं है जुडिशियल रिव्यू कोई मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है और किसी लॉ में नहीं लिखा है तो दैट डज नॉट मीन कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो जुडिशरी ने खुद से अपनी पावर एक्सेस बढ़ा ली है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लिखना है? आपको अभी इसका ही आंसर मिल रहा है कि जब कहीं लिखा हुआ नहीं है जुडिशियल रिव्यू या PIL के बारे में तो फिर जुडिशरी कैसे कर सकती है? तो वही इसमें बता रहा है ये, द कोर्ट इज नॉट एक्सरसाइजिंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई काम कर रहा है। ये जितना भी काम है, चाहे वो PIL का हुआ चाहे वो जुडिशियल रिव्यू का हुआ, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही हो रहा है। कैसे? देखिए, द कोर्ट इज नॉट एक्सरसाइजिंग एनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। द कोर्ट इज
The court is not exercising any extra constitutional jurisdiction and is now but is firmly rooted मतलब कि कहां से आ रही है ये पावर, PIL की या जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां से आ रही है, एंड इज फर्मली रूटेड इन आर्टिकल 14 that is protection against all arbitrariness and lawlessness in administrative actions. Article 14, that is protection against all arbitrariness and lawlessness in administrative actions कॉमा, एक तो 14 से ये पावर मिलती है, दूसरा कॉमा लगाने के बाद एन आर्टिकल 21 that provides for Article 21 that provides for protection of life, embodying everything, protection of life embodying everything that goes for a dignified living, that goes for a dignified living including rightful concern for others, including rightful concerns for others, and derivative principle applying to weaker section, derivative principles applying to weaker sections. इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 14 और 21 से PIL की पावर आती है जुडिशरी के पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे द ग्रांटिंग ऑफ द राइट्स टू PIL, द ग्रांटिंग ऑफ द राइट्स
the granting of the rights to PIL has led to plethora of litigations in the court, plethora of litigations in the court, plethora of litigations in the courts, comma, indicative of the development of, which is indicative of the development of the granting of PIL, the granting of the rights to PIL has led to plethora of litigations in the courts, comma, indicative of the development of democratic rights by the judiciary. Indicative of the development of democratic rights, indicative of the development of democratic rights indicative of the development of democratic rights by the judiciary. Development of democratic rights by the judiciary, full stop. SP Seth, S फिर P फिर सेठ, SATHE, SP Seth has suggested that the Supreme Court SP Seth has suggested that the Supreme Court has been working under following patterns. Supreme Court has been working under the following patterns. फॉलोइंग पैटर्न्स, फर्स्ट है इंटरप्रिटेशनल थ्रस्ट विथ अ व्यू टू एक्सटेंडिंग, इंटरप्रिटेशनल थ्रस्ट इंटरप्रिटेशनल थ्रस्ट with a view
to extending judicial control, interpretational thrusts with a view to extending judicial control over other organs of the state। इसका मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशनल थ्रस्ट मतलब का ये है कि इंटरप्रिटेशन जब आप थोड़ा सा एक्सटेंसिव करके इंटरप्रेट करते हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पावर्स को थोड़ा वाइड इंटरप्रिटेशन देके देना चाहती है, सो दैट जुडिशियल कंट्रोल रहे बाकी सारे ऑर्गन्स पे, सो एज टू इंश्योर, आगे लिखो इंश्योर लिबर्टी कॉमा इक्वालिटी, लिबर्टी कॉमा डिग्निटी कॉमा इक्वालिटी एंड जस्टिस, लिबर्टी कॉमा डिग्निटी कॉमा इक्वालिटी एंड जस्टिस टू द इंडिविजुअल एंड greater accountability of the governing institutions, greater accountability of the governing institutions, सेकंड लिखेंगे interpretational strategies with a view to facilitate social change, comma which would promote greater protection of the minorities, social change के बाद comma which would promote greater protection of the minorities, comma weaker sections of the society, and political and religious dissenters। या सिर्फ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक लिख के छोड़ दो बस, ठीक है। लास्ट लाइन लिख लो, आई नो बहुत लंबा हो गया ये, बट इसके अलावा कुछ था भी नहीं इसमें, समझा देंगे अभी आपको। इनोवेटिव न्यू थर्ड पॉइंट है, इनोवेटिव न्यू मेथड्स, इनोवेटिंग न्यू मेथड्स, for increasing access to justice, for increasing access to justice, जैसे PIL या लोक अदालत, ठीक है। थक गए होगे, 2 मिनट का ब्रेक ले लो।
अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाई देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ लॉज एंड बाय लॉ दैट आर केप्ट इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इन टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डीपीएसपीज, जैसे जमीन, ये जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉज थे, और इस तरीके से डीपीएसपीज के कुछ एक लॉज को बचाने के लिए, सो दैट दे कुड नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसलिए 9th शेड्यूल में उनको डाला जाता था, ठीक है। लेकिन पोस्ट केशवानंद भारती जजमेंट जो इम्यूनिटी दी हुई थी, दैट 9th शेड्यूल में आप कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, कुछ भी डाल दोगे 9th शेड्यूल में, तो जो है वो जुडिशियल रिव्यू के परे हो जाएगा। लेकिन पोस्ट 1973 जजमेंट, केशवानंद भारती जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू से जो ब्लैंकेट बैन मिला हुआ था सेक्शन 9 को, वो हट गया है। तो अगर अब आप देखोगे जो प्रेजेंट पोजीशन है, इफ यू नो बारीकी से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन अ लॉ दैट इज अंडर आर्टिकल शेड्यूल 9 या एक नॉर्मल लॉ है। दोनों में से किसी को भी आप जो है अब आप जाके जुडिशरी के सामने चैलेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसलिए अब जो है जनरली नहीं डाला जाता है शेड्यूल 9 में, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, एक तो हाँ ये सब कर लो, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखो, ऐसे ही प्यार भाईचारा बंधुत्वता बना के रखें तो बढ़िया रहता है। वैसे आप दोनों आ गए हो तो मैं हाथों हाथ आपको अपना नंबर दे देता हूँ। वैसे प्लीज़ ये नंबर किसी के साथ शेयर मत करिएगा, ये आप ही दोनों के लिए है, ठीक है, तो इसलिए किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ये मेरा नंबर है और ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। वैसे तो ऐसे देना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ ये आपके ऊपर है, आप लोग मैच्योर हो, आप लोग समझदार हो, इसलिए मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। किसी के साथ शेयर नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है रिगार्डिंग यू नो योर पढ़ाई से या कोई और दिक्कत भी है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी। अब हम 3 महीने से साथ हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दिस माई नंबर 8178749831 और ये मेरी ईमेल आईडी है। तो जो भी सीन हो आपका, वो जैसे अगर आपको कभी आंसर इवैल्यूएट करने हैं तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो वंस इन अ वाइल की कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे उसको, ठीक है। आज तो हाथ थक गए होंगे लिखते लिखते, आई एम श्योर। 40 मिनट्स कंटिन्यूसली लिखा है। अभिषेक चिंता मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 2022 में भी कर रहा है तो आई वुड बी अवेलेबल टिल देन, और उसके बाद भी जीवन भर का नाता है अब तुम लोगों से। कभी भी कोई दिक्कत आए तो जस्ट आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई उसमें ऐसी लोड नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इसको डिस्कस कर लेते थोड़ा। जुडिशियल रिव्यू हमने एक तो पढ़ा है और साथ में हमने PIL भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू, और पहले जुडिशियल रिव्यू को देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू किस चिड़िया का नाम है, क्या है जुडिशियल रिव्यू का एग्जैक्ट जो मतलब है। देखो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है रिव्यू डन बाय जुडिशरी, ठीक है। और ये आया कहां से, जुडिशियल रिव्यू किस लिए आया, सो दैट अगर सुप्रीम कोर्ट का आप मैंडेट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में मैंडेट क्या है, इट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को भी गार्जियन नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बोला है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये वाला जो रोल है इसको फुलफिल करने के लिए जुडिशरी जो है अपनी पावर्स को यूज करती है सो एज टू कीप अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? दैट पावर वुड बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल organs of the government and each organ of the government would in turn keep a check and balance on the other person so as to restrict the abuse of power. To restrict this abuse of power, judiciary जो है काफी सारे डिसीजंस लेती है और उन्हीं में से एक, अगर आप जुडिशरी के पास काफी सारी पावर्स हैं और उन्हीं में से एक पावर जुडिशियल रिव्यू की है। जो दूसरी चीज हमने पढ़नी है वो ये पढ़नी है दैट जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 13 से आती है। आर्टिकल 13 में इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है और जुडिशियल रिव्यू का इटसेल्फ कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है, यूएसए से लिया है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि एनी लॉ दैट इज वायलेटिव ऑफ योर फंडामेंटल राइट शॉल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देन हु वुड डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वॉइड? पार्लियामेंट ने तो वो लॉ बनाया ही है, तो व्हाई वुड दे डिक्लेयर एज इट एज नल एंड वॉइड? और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट उन्हीं की बनती है जिनकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होती है, ये आपको पता है। सो द ओनली ऑर्गन विच कैन ensure that certain law which is violative of your fundamental right can be declared and must be declared and should be declared as null and void is only judiciary. तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है या पावर है ये आपकी आर्टिकल 13 से आती है, सो दैट कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मतलब क्या है? दैट देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ congruence, there must be a certain level of congruence between the laws made and the constitutional aspirations. Constitution में अगर ये बोला हुआ है कि SC STs के वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, DPS में बोला आर्टिकल 46 में, और कल को गवर्नमेंट SC STs को प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई लॉ लेके आए, would that be in sync with the constitution? No. Then it would lead to judiciary declaring that law as unconstitutional. तो ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है ये, बिकॉज वो आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स के लिए तो है ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अगेंस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, और एक लॉ लाया गया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। अब जुडिशरी ने बोला कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको अगर आप एक बार को भूल भी जाओ तो आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो एक ऐसा लॉ जिससे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वुड कम अंडर थ्रेट, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को फुलफिल करने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट या पावर सुप्रीम कोर्ट ने ली है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच का फर्क। और एक और टर्म होती है जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है। तो इसका जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है दैट समथिंग इज डन एंड उसका आप रिव्यू कर रहे हो, और किस बेसिस पे रिव्यू कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई चीज करी गई है, उसमें जो चीज करी जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू करा जाएगा, ठीक है। तो कोई लॉ आपने बनाया
और वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो आप क्या करोगे, जुडिशियल रिव्यू करोगे उसका। तो ये पावर जुडिशरी की है, जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है दैट व्हेन जुडिशरी proactively do something to fill the gap when other organs like executive and legislature fail to perform their duty, or when there is a political vacuum, or not political vacuum but a legislative vacuum. Let's suppose there is a legislative vacuum, या there is popular public demand, समझ रहे हो? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? इट्स अ रिव्यू, समथिंग इज ऑलरेडी बीन डन और उसका रिव्यू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या है? दैट व्हेन जुडिशरी टेक्स अ प्रोएक्टिव स्टेप टू ब्रिज the gap that has been left by the other organs of the government like executive and legislature, or when there is a legislative void, or when there is a popular public demand. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो तो विशाखा गाइडलाइंस राजस्थान में एक केस था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेसेस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेसेस, ये जो कॉन्सेप्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट जो औरतों का होता है, विमेन का होता है, जब वो काम करने किसी जगह पे जाती हैं, इसके लिए कोई लॉ नहीं था हमारी कंट्री में, और ना ही जो पार्लियामेंट था या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने कोई स्टेप लिया कि हम कोई ऐसा लॉ बना दें जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस रुक सके। तो जो पटिशनर थी वो गई आपके कोर्ट में, और कोर्ट ने दी विशाखा गाइडलाइंस, उस केस का नाम और उससे आने वाली उसका नाम जो था विशाखा गाइडलाइंस था। और इसी विशाखा गाइडलाइंस पे बाद में जाके प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसको हम शी एक्ट भी बोलते हैं, वो बना। ठीक है, तो देयर वाज अ लेजिस्लेटिव वॉइड एंड जुडिशरी टुक अ प्रोएक्टिव स्टेप to bridge or to fill that legislative void so that popular demand, या ये जो गैप है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने छोड़ रखा है वो फुलफिल किया जा सके। ये बात समझ में आई? ऐसी अगर आप एग्जांपल देखो, अगर आप एक एग्जांपल देखो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, दिस इज अ बॉडी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कोर्ट, इट वाज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जुडिशरी। कोई भी अथॉरिटी, कमीशन, कमेटी बनाने का अधिकार किसके पास होता है? एग्जीक्यूटिव के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट वाज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक EPCA, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बनाई और उसको ये पावर दिया कि वो जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, और जो भी पॉलिसी गैप्स हैं उनको भरने के लिए उसके पास पावर हो, ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म में ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? PIL का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म में ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? PIL का कॉन्सेप्ट है। PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज, लेट सपोज ये विक्टिम है, ठीक है, और विक्टिम जा रहा है जुडिशरी के पास, विक्टिम जा रहा है जुडिशरी के पास अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवाने, और ये कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, इसके खिलाफ जो है विक्टिम जो है जुडिशरी में जा रहा है। तो एक प्रिंसिपल होता है लोकस स्टैंडाई, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ठीक है, तो इसको मतलब अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, कोई एक्स भी यूज करता है, कोई एस भी यूज करता है। लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है दैट द पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ कंसर्न्ड, मतलब अगर आपने मेरे को धक्का दिया है तो मेरे को दिक्कत हो रही है तो मैं जाऊंगा जुडिशरी में। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लेकिन PIL 1980s में जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण नैयर और PN भगवती ने PIL को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और PIL को एक बड़े लेवल पे उतारा। और ये कैसे हुआ? बाय रिलैक्सिंग दिस प्रिंसिपल, बाय रिलैक्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन
पब्लिक बेनिफिट के लिए, कोई अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए पीआईएल फाइल नहीं कर सकता, और ना ही कोई इंडिविजुअल के लिए पीआईएल फाइल कर सकता है। कल को आप ये कहो कि साहब ये औरत बड़ी परेशान है और इस औरत की परेशानी को ये जा नहीं पा रही है जुडिशरी में, तो मैं पीआईएल फाइल करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिविजुअल के लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक लार्जर पब्लिक बेनिफिट होना चाहिए। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी पब्लिक बेनिफिट के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जुडिशरी के पास जाके एक पिटीशन दायर करती है, दिस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड। ये जो इशू हो रहा है जिसके लिए पीआईएल फाइल कर रही है, लेट सपोज किसी वर्कर्स हैं, वर्कर्स के लिए पीआईएल फाइल किया किसी एनजीओ ने, तो एनजीओ को थोड़ी दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो वर्कर्स को हो रही है, लेकिन वर्कर्स बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वीकर बैकग्राउंड, दे आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे कैन नॉट अप्रोच जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी काफी महंगी भी होती है, काफी टाइम टेकिंग भी होती है, और वो अपने जॉब की सिक्योरिटी को छोड़ के जुडिशरी के पीछे नहीं भाग सकते। सो सम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु हैव अ पब्लिक स्पिरिट, जिसको पब्लिक के लिए काम करना है, वो पब्लिक बेनिफिट के लिए जुडिशरी जा सकता है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहां पे इनिशियली क्या हुआ था, हुसैनारा खातून नाम से, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक पोस्ट कार्ड जो सिंपल एक पोस्ट कार्ड होता है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप पिटीशन फाइल करोगे तो पूरा एफिडेविट लगता है, लेकिन सिर्फ एक पोस्ट कार्ड के बेसिस पे हुसैनारा खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो जो स्टेट ऑफ बिहार में जो प्रिजनर्स थे उनकी जो कंडीशन थी, बहुत ही इनह्यूमेन कंडीशन में वो लोग रहते थे। तो हुसैनारा खातून ने क्या किया था, एक पोस्ट कार्ड भेजा था जुडिशरी को, वहां से जुडिशरी को लगा कि भाई ये सेक्शन, ये तबका, जो प्रिजनर्स का जो एक सेक्शन है सोसाइटी में, वो इतना ज्यादा एम्पावर्ड नहीं है कि वो जुडिशरी के पास आ सके। तो इसीलिए अगर किसी ने उनकी समस्या जुडिशरी के पास पहुंचाई है तो जुडिशरी का ये मॉरल बर्डन बनता है, बिकॉज जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे, कॉग्निसेंस में ले और उसके लिए कुछ काम करे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल का, ये कॉन्सेप्ट है, और ये किसके लिए होता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होता है। और दूसरा, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो बंदा पीआईएल डाल रहा है वो डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं होता है, इट माइट बी माइट नॉट बी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है वो जो है वो रिलैक्स कर दिया जाता है, और ये इंश्योर करता है कि जो जस्टिस है वो डोर स्टेप ऑफ द पीपल, इट रीचेस द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, और जुडिशरी को मोर एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन पीआईएल अब क्या हो गया है, ये परवर्टेड फॉर्म में आ गया है। पीआईएल अब क्या हो गया है, एक परवर्टेड फॉर्म में आ गया है, और इस परवर्टेड फॉर्म में इसको कई लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कोई भी मुंह उठा के कोई भी पीआईएल फाइल कर रहा है जस्ट बिकॉज ही और शी हैज सम प्राइवेट इंटरेस्ट। जैसे अब आपने जॉली एलएलबी देखी होगी, तो जॉली एलएलबी में वो जो जॉली है वो पीआईएल फाइल करता है ताकि, या जॉनी एलएलबी तो एक अच्छा सही एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन कई जगह आपने कई मूवीज में या कई शोज में ये देखा होगा दैट लॉयर्स जनरली फाइल पीआईएल सो दैट दे कैन राइज टू फेम, और उनके पास और भी क्लाइंट्स आए। तो बिना मतलब के कोई भी पीआईएल दायर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिटिगेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से लिटिगेशन इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो जस्टिस पहुंचनी चाहिए तो जस्टिस इज डिनाइड एंड जस्टिस इज डिलेड, एंड व्हेन जस्टिस इज डिलेड जस्टिस इज डिनाइड। तो अब पीआईएल जो है एक बहुत ज्यादा प्राइवेट इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने का जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है। बहुत सारी फर्विलस फॉल्स पीआईएल फाइल कर दी जाती है, पीआईएल ड्राफ्ट भी ढंग से नहीं की जाती है, बस यूं ही फाइल कर दी जाती है, जिसकी वजह से जुडिशरी के रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं, जुडिशरी का टाइम भी वेस्ट होता है, और बाकी लोगों के राइट्स को इंपैक्ट भी पड़ता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है दैट पीआईएल में दिक्कत क्या है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या वो पैरामीटर्स होने चाहिए जो पीआईएल को फाइल करने से पहले
इन पैरामीटर्स का होना उस पिटीशन में जरूरी हो। लेट सपोज अगर हमने बात करी कि भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ या एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग जो हैं वो इंपैक्टेड होने चाहिए, या एक सर्टेन लेवल ऑफ व्हाट वी से मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ एविडेंस होना चाहिए आपके पास पीआईएल फाइल करने के लिए। ऐसा थोड़ी आपने पीआईएल, क्योंकि मीडिया आजकल सब कुछ सेंसेशनलाइज कर देती है, आपने पीआईएल फाइल करी, मीडिया ने सेंसेशनलाइज कर दिया, आपकी तो चांदी हो गई, बाद में आप पीआईएल हारो जीतो उससे क्या दिक्कत है, फिर तो आप जुडिशरी पे ब्लेम डाल दोगे कि जुडिशरी बिकी हुई है। तो इसीलिए व्हाट इज नीडेड इज कि ये जो पीआईएल है उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो फॉल्स पीआईएल डाली जाती हैं, फॉल्स पीआईएल जो डाली जाती हैं उनको पनिश करना चाहिए जुडिशरी को। ये आपको समझ में आई। और इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, सोशलिज्म हो जाएगा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, और दूसरा क्या हो जाएगा, ह्यूमनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स हो जाएंगे। तो ये हमने समझ लिया पूरा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू भी समझ लिया और जुडिशियल एक्टिविज्म भी समझ लिया। अब क्या है जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या होता है। ठीक है, एक्टिविज्म और एडवेंचरिज्म में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। दैट जुडिशियल एडवेंचरिज्म जुडिशियल एडवेंचरिज्म का मतलब क्या होता है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म का मतलब यह होता है दैट व्हेन जुडिशरी विदाउट ड्यू प्रोसेस जब ऐसा कोई काम कर देती है जो सीरियसली उसके अधिकार क्षेत्र से ज्यादा आता है। सो व्हेन जुडिशरी एनक्रोचेस अपॉन द वर्क स्पेस ऑफ अदर स्टेट ऑर्गन्स लाइक जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो हम उसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म बोलते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो, बैन, ये जो सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम, ये सॉरी जनगण मन, सिंगिंग ऑफ जनगण मन इन मूवी हॉल्स, या अगर आप देखो बैनिंग ऑफ लिकर शॉप्स, 500 ये हाईवेज, नेशनल हाईवेज के 500 मीटर तक जो ये बैन किया था। तो ये जो सारी डिसीजंस हैं ये आइदर शुड कम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या शुड बी अ प्रॉपर लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। ये जो काम है ये जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी जब अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा बाहर जाकर दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के अधिकार क्षेत्र को एनक्रोच करने लगती है, उसके जुरिसडिक्शन को एनक्रोच करने लगती है, विदाउट गिविंग देम द प्रॉपर नोटिस and without giving them the proper time to act on that particular। अब जैसे आपने सुना होगा ना कि एक पर्टिकुलर पीआईएल आई है कोर्ट में और कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, या एफिडेविट मंगा है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, जो है एफिडेविट मांगती है। तो क्या होना चाहिए प्रॉपर कि जुडिशरी के पास लोग आए हैं, जुडिशरी एक मीडिएटर की तरह काम करे कि भाई सरकार आपका क्या पक्ष है, ये इन लोगों का पक्ष है, आपका क्या पक्ष है, आप बताइए। अगर वो पक्ष उसको सेटिस्फाई लगता है तो उसको ये काम नहीं करने चाहिए और सरकार को ये बोलना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करिए। और अगर उसको लगता है कि सरकार नहीं सुन रही है, तब फिर जब वो काम करेगी, जुडिशरी काम करेगी, तब वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही होगी। लेकिन जब विदाउट प्रॉपर प्रोसेस, विदाउट प्रॉपर इंटिमिडेशन, विदाउट प्रॉपर विदाउट प्रॉपर टाइम अगर ये आप काम करते हो तो क्या होता है, तो फिर जुडिशियल एडवेंचरिज्म हो जाता है। अच्छा, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशरी जो है इटसेल्फ, ये भी जो है वो फॉल्ट के परे नहीं है। ऑल्दो जुडिशरी जो है अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं दैट दे आर दे कैन नेवर बी रॉन्ग, बट ऐसा नहीं है। कई लोग जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब एक्टिविज्म का, एडवेंचरिज्म का तो खैर करते ही हैं सब, जुडिशियल एक्टिविज्म का भी जो है कई लोग वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उसको। रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जजेस होते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड, जुडिशरी इज नॉट इलेक्टेड। तो सिंस दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, एंड आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने रूल ऑफ सेल्फ। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना हमारे यहाँ, कि हमारे जो नेता हैं वो हमारे लिए जवाबदेही रखते हैं। आपने कल को कोई लॉ बनाया तो परसों को उठकर हम पूछ सकते हैं कि आपने ये लॉ क्यों बनाया। लेकिन जुडिशरी के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज जुडिशरी इज नॉट इलेक्टेड,
Hence, it violates the democratic structure or democratic culture of our country that because they are not answerable, they are not accountable to the public. तो जो सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट है वो वायलेट हो जाता है, ठीक है। ये एक क्रिटिसिज्म है जुडिशियल एक्टिविज्म का। या दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, दैट जुडिशरी क्या करती है, केस टू केस बेसिस पे गाइडलाइंस दे देती है, राइट। जैसे मान लो विशाखा गाइडलाइंस दे दी, या ये जो 500 मीटर के बाहर जो नेशनल हाईवे के आसपास है लिकर शॉप बंद करने की, वो जो है उन्होंने डायरेक्टिव दे दिया। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डेली में आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एक पुलिस वाले को या एक एसडीएम को या एक डीएम को, टू इंप्लीमेंट दोज गाइडलाइंस, द जजेस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ इश्यूज जो रियल टाइम में आते हैं। जैसे मान लो कल को एबीसीडी कुछ आपने कोई डिसीजन दे दिया, एबीसीडी को डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आज से ये होगा, और जो लेवल है लोकल लेवल पे जो लोग हैं, जो पुलिस वाला है उसको पता ही नहीं है, बिकॉज उसका उतना संवाद ही नहीं है कि जुडिशरी ने क्या बोला है। और लेट सपोज जुडिशरी के बारे में उनको पता भी है कि जुडिशरी ने हमको ये बोला है कि ये करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। तो दिक्कत क्या होती है, जब एक लॉ बनाया जाता है तो उसमें पब्लिक कंसल्टेशन होती है, प्रैक्टिकल चीजों को देखने के बाद वो लॉ बनाया जाता है और उस लॉ को अमेंड भी किया जा सकता है। लेकिन जुडिशरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो केस टू केस बेसिस पे गाइडलाइन दे देती हैं, जिससे कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको वो अकाउंट में नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिसी वो हो जाती है, फेल हो जाती है वो गाइडलाइन। नेक्स्ट दिक्कत क्या है, जब जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा हो जाता है या जुडिशियल एडवेंचरिज्म ज्यादा हो जाता है तो पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब क्या है कि जो इनिशिएटिव है ऑन द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वो खत्म होने लगता है। कैसे कि भाई कल को हमने लॉ बनाया, परसों को कोई चैलेंज कर देगा, जुडिशरी उसको वो कर देगी, तो इतनी हमारी मेहनत खराब जाएगी। तो इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन इट क्रिएट्स 2 पावर सेंटर्स, ये तो हम समझ ही चुके हैं दैट इट क्रिएट्स 2 पावर सेंटर्स। तो ये बेसिकली कुछ क्रिटिसिज्म है जुडिशरी के भी कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज जजेस आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट अकाउंटेबल, or it creates 2 power centers, it undermines the elected government, and they are not aware of the day-to-day practical problems coming in the implementation of the guidelines given by the court, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप आराम से लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाऊँ उन चीज़ों को आपको, तो आप मुझे बता दो, आई विल टेक इट। वरना अगर आप ये कहो कि भाई हम पढ़ लेंगे सर, क्योंकि जो मोटा मोटा था, जो समझाने लायक था, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप ये कहते हो कि सर हम कर लेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी पढ़ लेते हैं। वो वैसे भी आपको जतिन सर पढ़ाएंगे आई गेस। तो आप मुझे बता दो क्या करना है। मेरी साइड से लेक्चर मतलब कंटेंट वाइज, आई मीन टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया है। जुडिशियल रिव्यू हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, इसके बेनिफिट्स, इसकी नीड, इसकी क्रिटिसिज्म सब देख लिया है। अब वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। अगर आपको पढ़ना है जुडिशरी तो वो बता दो, वो कर दूंगा। क्वेश्चंस करने, ठीक है। अभिषेक आर यू ऑन बोर्ड? क्वेश्चंस कर लें।
2012 का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, लिखिए इसको। 2012 का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। ये बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी एंड हेजिमनी। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी एंड हेजिमनी। हाँ भाई, लिख लिया, करें डिस्कस इसको।
ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी, ये क्या समझना चाह रहा है आपसे? अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो इट इज आस्किंग कि क्या आपको ये आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट कंसेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, ये यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, दैट क्या आपको इन दोनों के बीच का क्या आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन पता है? तो पूछ रहा है डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हो? कॉन्टेक्स्ट आप क्या बताओगे, क्या आप स्टार्ट कैसे करोगे कि भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये क्या पूछ रहा है? लेजिटिमेसी और हेजीमनी ही क्यों पूछ रहा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने क्यों पूछ रहा है? बिकॉज ये दोनों ही चीज किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? रूल बेस्ड ऑन consent of the individual, consent of the individual, rule based on consent of the individual. That TH Green का एक स्टेटमेंट था ना, TH Green ने क्या बोला था? Will not force is the basis of state. Will not force is the basis of state. तो आप ये TH Green के स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या इसको बीच में भी आप कहीं मतलब चिपका सकते हो। बट ये जो कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको इस क्वेश्चन का, कि एक तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको इन दोनों के बीच का जो महीन सा डिफरेंस है वो पता है क्या नहीं, और दूसरा आपको ये आइडिया पता है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें प्रोमिनेंटली आपके आंसर में निकल के आनी चाहिए। तो आप कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे? दैट द रूल मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंट। जो रूल है इन दी मॉडर्न, या ऐसे लिख दो इन मॉडर्न टाइम्स अ लेजिटिमेट रूल, या एक रूल अगर लेजिटिमेट है या एक रूल को लेजिटिमेट होना है, या आप सिंपल लिख सकते हो इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स, या इन मॉडर्न टाइम्स, या इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, कुछ भी लिख सकते हो। कुल मिला के आपको यह आर्टिकुलेट करना है कि इन मॉडर्न टाइम्स जो रूल है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसेंट। फिर आपको लिखना है हावेवर the consent itself, या the manner in which consent is obtained is different, मतलब might differ, obtained might differ in the form of legitimacy and hegemony। ठीक है, फिर आप बताइए, आपने दोनों कीवर्ड्स को यूज करके बता दिया कि कोर आइडिया क्या है क्वेश्चन का, दैट इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट consent is the basis of rule. In modern political thought, consent of an individual is the basis of legitimate rule. However, the manner in which that consent is obtained, might differ, right? In terms of legitimacy and hegemony. उसके आप बताओगे इन दोनों के डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हेजीमनी में और लेजिटिमेसी में, हेजीमनी में और लेजिटिमेसी में क्या डिफरेंस है? आप हो सकता है कि आपको डिफरेंस लिखने में थोड़ी सी तकलीफ आए, तो आप क्या करो, आप हेजीमनी से स्टार्ट करो। हेजीमनी से स्टार्ट करते हुए हेजीमनी के सारे पॉइंट्स लिख दो एक साइड में। डिस्टिंग्विश करना है तो आइदर यू कैन यूज अ टेबुलर फॉर्मेट, या कॉमन डिनोमिनेटर्स को लेके भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसको कर दो कि हेजीमनी जो है एक मार्क्सियन कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मार्क्सियन, नियो मार्क्सिस्ट, नॉट मार्क्सियन बट नियो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि लेजिटिमेसी क्या है? एक लिबरल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हेजीमनी क्या है? ये मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट रिप्रेजेंट करता है। लेजिटिमेसी क्या है? ये विलफुल कंसेंट रिप्रेजेंट करता है, विलफुल कंसेंट वो करता है। ठीक है, यहां पे हेजीमनी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हेजीमनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल्स का यूज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का यूज करना पड़ेगा। लेजिटिमेसी कैसे आती है? लेजिटिमेसी इंडिविजुअल राइट्स को जब आप प्रोटेक्ट करोगे तब लेजिटिमेसी आएगी। समझ में आई बात? हेजीमनी क्या है? एक नियो मार्क्सिस्ट आइडिया है, ग्राम्सी ने दिया था। लेजिटिमेसी क्या है? एक लिबरल आइडिया है। हेजीमनी में क्या होता है? दैट कंसेंट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट्स नॉट, द कंसेंट इज नॉट ऑर्गेनिकली ऑब्टेन्ड, इट्स मैन्युफैक्चर्ड। और यहां पे क्या है? It is willful consent given by an individual to his representative या to the government। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? इंटेलेक्चुअल का और आइडियोलॉजी का रूल
इंटेलेक्चुअल्स का और आइडियोलॉजी का रोल होता है। यहाँ पे किसका रोल होता है लेजिटिमेसी लेने के लिए? लेजिटिमेसी लेने के लिए इंडिविजुअल राइट्स को जब स्टेट प्रोटेक्ट करता है या कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी प्रोटेक्ट करती है तो उसको लेजिटिमेसी मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट्स और यहाँ पे विलफुल कंसेंट की जगह एक्सेप्टेंस, ऑर्गेनिक एक्सेप्टेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेजीमनी में आप क्या लिख सकते हो कि मार्क्स आर्ग्यूज दैट ये जो लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है लिबरल का, ये नथिंग बट फॉल्स कॉन्शियसनेस है। दिस इज नथिंग बट फॉल्स कॉन्शियसनेस। जबकि लिबरल कॉन्सेप्ट ये जो ये अपना ये लेजिटिमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये लिबरल कंसेप्शन ऐसा नहीं बोलता है कि ये कोई फॉल्स कॉन्सेप्ट है या कुछ नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंसेप्ट जिसको आप फिर यहां पे टीएच ग्रीन का जो है वो स्टेटमेंट चिपका सकते हो, दैट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश आपने कर दिया और फाइनली कंक्लूड कर देना आप। कंक्लूड आप क्या करोगे? दैट यस देयर रिमेन्स अ डिबेट बिटवीन हेजीमनी एंड लेजिटिमेसी, बट जो रूल होना चाहिए वो हमेशा एक लेजिटिमेट रूल होना चाहिए, जिसके लिए हमेशा एक ऑर्गेनिकली ऑब्टेन्ड कंसेंट लेना चाहिए। सो लेजिटिमेसी इज मोर, या मतलब इसमें ऐसा कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें सिंपल सा पूछा है, डिस्टिंग्विश करना है। तो कंक्लूजन में आप सिर्फ यही लिख सकते हो कि लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी का जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है रिमेन्स कंटेस्टेड व्हेन लिबरल सेज दैट लेजिटिमेसी इज ऑर्गेनिकली ऑब्टेन्ड थ्रू मिनिमल बाय मेकिंग द स्टेट मिनिमलिस्टिक, जबकि मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं दैट हेजीमनी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज होती हैं, लिबरल सोसाइटीज होती हैं, वो आइडियोलॉजी का यूज करके फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया या इसमें कोई डाउट है तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये समझ में आ गया क्या?
ये लिखिए अब। ये 10 मार्कर है। क्वेश्चन है शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल। शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल इन एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल पावर शेयरिंग। कमेंट करना है इस पे, ठीक है, कमेंट करना है, कमेंट करना है इस पे। कमेंट शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल in explaining the possibility of federal power sharing। इसको करिए। एक मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट और है आपके पास, लिख लीजिए इसको।
अभी करें इसको एक्सप्लेन। चलिए, ये पूछ रहा है इसमें आपसे कि भाई कमेंट करना है आपको कि शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल। शेयर्ड रूल का मतलब समझ रहे हो? शेयर्ड रूल का मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि फेडरलिज्म, और उसमें भी आप देखो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? शेयर्ड रूल होता है। टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल यानी कि डेमोक्रेसी। इन एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल पावर शेयरिंग, शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल यानी कि शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल कैसे आपस में फेडरल पावर शेयरिंग से रिलेट करते हैं, ये क्वेश्चन का जो है वो अंदाज है, पूछ रहा है वो क्वेश्चन। थोड़ा सा टेढ़ा आपको जरूर लग सकता है क्वेश्चन कि भाई क्या पूछ लिया इसने, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं पूछा है। शेयर्ड रूल का मतलब होता है फेडरल रूल, जहां पे पावर शेयर की जाती है। फेडरल रूल यानी कि शेयर्ड रूल टू बी एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ रूल यानी कि डेमोक्रेसी इन एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेडरल पावर शेयरिंग। इसमें आप क्या बताओगे? इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है, आप सिंपल स्टार्ट करोगे दैट इंडिया इज अ फेडरल नेशन, फेडरल नेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, या आप इसको लिख सकते हो क्वाजी फेडरल, लेकिन यहां पे केसी वेयर को मेंशन कर देना दैट केसी वेयर्स आर्ग्यू दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, India has a quasi-federal structure where federal power, where power sharing is at both vertical as well as horizontal level। समझ रहे हो? कुल मिला के शेयर्ड रूल एंड सेल्फ रूल। शेयर्ड रूल और सेल्फ रूल का मतलब क्या है कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, पावर का डिसेमिनेशन होना चाहिए। और फेडरल स्ट्रक्चर में, और ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, इंडियन का एग्जाम दे रहे हो आप, तो शेयर्ड रूल एंड सेल्फ रूल पावर शेयरिंग। तो इसमें आपने सिंपल स्टार्ट किया दैट केसी वेयर आर्ग्यूज दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन वेयर द पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग, या ऐसे लिख सकते हो दैट पावर इज शेयर्ड एट बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लेवल, गिविंग टू राइज या गिविंग टू दी, या कह सकते हो लीडिंग टू शेयर्ड रूल थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, शेयर्ड रूल थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेल्फ रूल थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहां पे आप नीचे ये भी मेंशन कर सकते हो 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और इस तरीके से अपन पीआरआईज और यूएलबीज का मेंशन कर सकते हो। तो देख रहे हो, इसमें सिंपली आपको ये बताना है दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन, और इंडिया में जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है, फेडरल पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है, वो बोथ एट वर्टिकल लेवल है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लेवल है, गिविंग विच लीडिंग टू शेयर्ड रूल थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेल्फ रूल थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी में आप क्या लिखोगे? आपको रिलेट करना है किसको? फेडरल स्ट्रक्चर को, डेमोक्रेसी को और पावर को, और ये बताना है कि कैसे ये तीनों आपस में लिंक करते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताओगे दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ सेल्फ रूल और स्वराज, सेल्फ रूल और स्वराज। ठीक है, this self rule and swaraj can only happen when there is a dissemination of power and devolution of authority, this has been done in our constitution through schedule 7 and 73rd and 74th constitutional amendment act, जिसमें PRIs और ULBs हैं, giving rise to the federal power sharing, जहां पे आप बताओगे that India work on the principle of cooperative फेडरलिज्म। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे जीएसटी काउंसिल है और ये सब आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या बताया दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सेल्फ रूल और स्वराज। दिस
this can only happen when there is a dissemination of power at multiple level, which can, and devolution of authority, and then it is it is already been done in our constitution through schedule 7, union list and state list, and then PRIs and ULB 73rd and 74th constitutional amendment. और उसके बाद आपने बता दिया कि इंडिया जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है और इस तरीके से पावर की शेयरिंग होती है. उसके बाद फिर आप बताओगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. यही तो पूछा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस आप ये बताओगे कि व्हेन पावर इज शेयर्ड, यहां पे फिर आप थिंकर्स को ला सकते हो. देखो आईजीपी में कैसे थिंकर्स आएंगे. व्हेन पावर इज शेयर्ड एज पर एना एरेंट, it leads to empowerment. When power is shared, it leads to empowerment, which can easily lead to self rule. तो इस वाले आइडिया को अगर आपने वहां लिखा एना हेरेंट से कनेक्ट करके, या दूसरा आप क्या लिख सकते हो, जेएस मिल से कनेक्ट करके आप लिख सकते हो दैट नो वन हैज अ मॉरल अथॉरिटी ओवर द अदर विदाउट हिज कंसेंट. यानी कि जब पावर आप शेयर करोगे एक दूसरे से तो एम्पावरिंग एस्पेक्ट ऑफ पावर जो है आपको देखने को मिलेगा. और जेएस मिल के हिसाब से कि पावर शेयर होना क्यों जरूरी है, बिकॉज नो वन हैव मॉरल अथॉरिटी ओवर द अदर विदाउट हिज और हिज ओन कंसेंट. उसके बाद आप और क्या इसमें मेंशन कर सकते हो, आप रूसो की जनरल विल भी मेंशन कर सकते हो. रूसो की जनरल विल क्या कहती है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. A person who loses his liberty, personal liberty, a part of personal liberty, gains much of civil liberty back through general will. मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल होते हुए अपनी लिबर्टी सरेंडर कर रहे हो तो एक जनरल विल का पार्ट होते हुए आपको बहुत सारी लिबर्टी वापस में मिल भी रही है. तो ये सारे आइडियाज आप इसमें लिख सकते हो. और फाइनली फिर आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे दैट डिसेंट्रलाइजेशन of power is crucial for developing a sense of ownership and restricting abuse of power, giving rise to democratic governance and rule of law. सिंपल सी बात, सिंपल सी वर्ड्स लिखने, कुछ ज्यादा नहीं लिखना. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप and restricting the abuse of power, giving rise to democratic governance and rule of law. तो ये जब आपने लिख दिया तो ये आपने पेपर 1 इसमें कनेक्ट कर दिया. बहुत सारे आइडियाज रूसो के, अन्ना एरेंट के, जेएस मिल के कवर कर दिए. फिर आपने ये भी बता दिया कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो प्राइमरी है और फेडरल स्ट्रक्चर में हम कैसे डेमोक्रेसी में पावर शेयर करते हैं. फिर यहाँ पे आपने पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था आंसर का वो ढंग से जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इंडिया में हम पावर शेयर करते हैं बोथ एट वर्टिकल लेवल एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड शेयर्ड रूल थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना सारा समय मुझे दिया. और कल हम लोग कुछ तो करेंगे, डोंट वरी. हाँ, कल हम वो करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. अगर अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो वी विल एंड दिस क्लास और फिर कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, चलिए, नो डाउट. तो फिर कल तक के लिए गुड बाय, और आप सेफ रहिए, मस्त रहिए, चाहे यहाँ रहिए चाहे गाजियाबाद रहिए, और अपना ध्यान रखिएगा. कल हम मिलते हैं और कल हम करेंगे फिर पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, ये सब कुछ कल खत्म कर लेंगे. और फाइनली परसों हमारी पार्टी होगी. ठीक है, ये तब ये मैं होऊंगा, ये मेरा ब्लैक बोर्ड होगा, या ये मैं होऊंगा, वो लोग आप होगे, और फिर हमारी पार्टी होती है. ठीक है, तो चलिए कल तक के लिए टाटा बाय बाय है. अपना ध्यान रखिए, और अभिषेक अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, राज अपनी आंखों का ध्यान रखिए. पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय.